नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मसले पर बात करने वाले हैं। हाँ। पाकिस्तान का जो ये आर्थिक संकट है वो गहराता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स और लेख हैं हुँ। वो वाकई एक आप कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। हुँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल स्थिति में क्यों है, कैसे फंसा हुआ है। बिल्कुल। खासकर ये बढ़ता कर्ज, आसमान छूती महंगाई और हाँ। वो राजनीतिक अस्थिरता, ये सब मुद्दे। हाँ, देखिए ये संकट कोई रातों-रात तो आया नहीं है। ये कई सालों से मतलब धीरे-धीरे पनप रहा था अच्छा। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कर्ज का पहाड़। पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 130 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। 130 बिलियन, ये तो ये रकम तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और सिर्फ कर्ज होना ही नहीं, उसे चुकाने का दबाव भी तो होगा। मैंने सुना है कि अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में ही, मतलब अगले 1-2 साल में 23 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बाहरी देनदारी चुकानी है। हाँ, 23 बिलियन डॉलर्स ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और इसी दबाव के चलते ना अक्सर फौरी राहत ढूंढी जाती है। जैसे? जैसे चीन ने हाल ही में 3.4 बिलियन डॉलर के कर्ज को रोल ओवर किया है, मतलब आगे बढ़ाया है। अच्छा, तो कुछ टाइम मिल गया। हाँ, कुछ वक्त की मोहलत मिल गई, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मतलब टेम्पररी उपाय है। हम्म। जो मूल समस्या है वो तो वैसी की वैसी ही है। लगातार कर्ज पर निर्भर रहना वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं हो सकता। सही कहा। ये कर्ज का बोझ तो है ही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? महंगाई की बात करें अगर, आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। 38% तक। हाँ, 38%। और ये एशिया में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि लोगों की जो खरीदने की ताकत है वो बुरी तरह कम हो गई है। और इसका सीधा संबंध पाकिस्तानी रुपए की गिरती कीमत से। आप सोचिए, 2022 में जहां $1 करीब 178 रुपए का था, हाँ। वो 2025 आते आते 300 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया। ओह। तो जब आपकी मुद्रा इतनी कमजोर हो जाती है, तो बाहर से जो भी आप मंगाते हैं, तेल है, खाने पीने का सामान है, दवाइयां हैं, हाँ, सब कुछ। सब कुछ महंगा हो जाता है। और यही महंगाई को और ज्यादा बढ़ाता है। और जब आयात इतना महंगा हो जाए तो फिर वो व्यापार घाटा वो तो बढ़ेगा ही। वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत के आंकड़े अगर देखें तो आयात था करीब 37.8 बिलियन और निर्यात सिर्फ 22 बिलियन। हाँ, तो ये तो करीब 15.5 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया। मतलब देश बाहर से मंगा ज्यादा रहा है और बेच कम पा रहा है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ी है सरकार की अपनी कमाई यानी राजस्व की समस्या। टैक्स कलेक्शन का जो ढांचा है वो बहुत कमजोर है। अच्छा, कैसे? मतलब बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। ज्यादातर बोझ जो है वो अप्रत्यक्ष करों पर पड़ता है, जैसे सेल्स टैक्स वगैरह। जिसका असर फिर आम आदमी पर ज्यादा होता है। हाँ, गरीबों और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इस कमजोर राजस्व के बीच जो सरकारी कंपनियां हैं, एसओईज, उनका प्रदर्शन भी मतलब काफी निराशाजनक है। उनमें भी घाटा हो रहा है। बहुत ज्यादा। अकेले 2023-24 में इन कंपनियों ने 851 अरब रुपए का घाटा किया है। बाप रे, 851 अरब। हाँ, और ये पैसा कहीं ना कहीं से तो भरना पड़ेगा ना, तो इससे सरकार पर और कर्ज लेने का दबाव बनता है। अच्छा, तो एक तरफ कमाई कम, दूसरी तरफ ये घाटे का बोझ। और इसी बीच रक्षा खर्च का क्या? सुनने में आया है कि वो लगातार बढ़ रहा है। 2025 में पीकेआर 2.55 ट्रिलियन का अनुमान है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में फंड की कमी है। बिल्कुल। अब इन सब आर्थिक मुश्किलों में आप वो राजनीतिक अस्थिरता वाला पहलू भी जोड़ दीजिए। हाँ, वो तो है ही। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हैं, राजनीतिक खींचतान इतनी ज्यादा होती है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग करना या उस पर टिके रहना वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और निवेशकों का भरोसा भी कम होता होगा इससे। बिल्कुल, निवेशकों का भरोसा डगमगाता है और इसका असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी दिखता है। जैसे वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक, उस पर भी असर पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुरक्षा चिंताएं हैं, फिर स्थानीय विरोध प्रदर्शन हुए जैसे ग्वादर में हमने देखा। इन सब वजहों से सीपैक की रफ्तार धीमी हुई है। और जब देश आर्थिक रूप से इतना कमजोर होता है तो उसे आईएमएफ जैसे संस्थानों से मदद लेनी पड़ती है। हाँ, बेल आउट पैकेज। हाँ, लेकिन वो मदद शर्तों के साथ आती है। सब्सिडी खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ, बिजली गैस महंगी करो। जिससे आम लोगों पर बोझ और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और फिर उससे सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। हाल ही में भी तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने स्थिति को शायद और बिगाड़ा है।
जैसे भारत के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई क्षेत्र पर जब प्रतिबंध लगे थे। हाँ, उससे पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क से जो कमाई होती थी उसमें भारी नुकसान हुआ, करीब 1240 करोड़ रुपए का। और कर्ज लेने का सिलसिला तो खैर रुका ही नहीं। पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 26.7 बिलियन डॉलर का नया कर्ज लिया गया। हाँ, इससे बाहरी लेनदारों पर निर्भरता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट है वो एक बहुत ही जटिल जाल है। इसमें बढ़ता कर्ज, बेकाबू महंगाई, सरकार की कमजोर माली हालत, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी झटके, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही कहा। और एक दूसरे की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। कोई एक पहलू दूसरे से अलग नहीं है इसमें। वाकई ये एक बहुस्तरीय चुनौती है जिसका कोई आसान हल तो नजर नहीं आता। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। चुनौतियों और बाहरी कर्ज पर इस कदर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने और भविष्य में एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ विकास का रास्ता बनाने के लिए आखिर कौन से ठोस, संरचनात्मक और शायद कुछ मुश्किल फैसले ले सकता है?